दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर हाजिर है आपके साथ पार्ट 2 लेकर के। जैसा कि मैंने बताया, खुलासा का ये पार्ट 2 नए नए राज खोलेगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो रहे उस सारे के सारे अपराधों की पोल खोलेगा जो नहीं होने चाहिए। हमने बार बार कहा है, एमजी का नाम सुना आपने, मिनिमम गारंटी। मिनिमम गारंटी का पर्दाफाश जो आप सुनते थे अब आप होते हुए देखेंगे। आज एक बार फिर पार्ट 2 में मैं आपको लेकर के आया हूं भक्ति जी के साथ बात कराने के लिए, और सुनेंगे कि भक्ति जी के साथ अब आगे की कहानी क्या है। पहले आपने सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो आप मेरे इसी वीडियो के लिंक पे जाइए और डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो नंबर 1 का। वैसे भी आप सर्च करके भी वीडियो नंबर 1 को देख सकते हैं। पार्ट 1 को देखिए, अभी आप पार्ट 2 देख रहे हैं, फिर आप पार्ट 3 देखने की तैयारी कीजिए और तैयार रहिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के इतिहास का सबसे बड़ा खुलासा देखने के लिए। आइए दिखाते हैं। बाकी के 1 घंटे में हम 4 मिलके टोटल मिला के हम बोले हैं, तो सारा वो बोलते रहे सब चीजें अपनी फिलॉसफी सारा कुछ। एक बार बता दूं आपको, पहले वाले वीडियो में जो आप देखा था आपने, भक्ति जी ने सारी कहानी बताई कैसे ये डीके सारन तक पहुंचे और कैसे 2 बजे का टाइम था और रात उनको 10 बजे जाके डीके सारन से मिलने का मौका मिला। रात भर इनकी मीटिंग चली और फिर सुबह इनको जल्दी से चले गए। उसके आगे की कहानी अभी बता रहे हैं भक्ति। ये तो हो गई हमारी सारन साहब से बात। एक बात मैं यहीं पे बता दूं कि मैं डॉक्टर नगवाल से संतुष्ट था, मिस्टर सारन से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। जो आपने पहले से, ना उनके एटीट्यूड से, ना उनके हैंडलिंग से, ना उनके लीडर्स को कैसे टैकल किया जाता है, हैंडल किया जाता है, पीपल स्किल्स से, उनकी ड्रेसिंग सेंस, मैं बहुत चीजों से मैं उनसे संतुष्ट नहीं था। और डॉक्टर विक्रांत से मैं कन्विंस था, वो खाली बातों से कन्विंस था। अभी मुझे ये नहीं पता था फॉर्मुलेशन में एक्चुअल में जो ये बोल रहे हैं वही डाला या कुछ और डाला। ये तो जो बोलेगा अभी तो वही मानना पड़ेगा। ये तो आप समझते हैं ना। उन्होंने कहा ये हम कुरियर से लेते हैं, ये हम यहाँ से लेते हैं, ये हम वहां से लेते हैं, तो हमें माननी पड़ेगी उनकी बात कि लेते होंगे। हम क्यों माने कि नहीं लेते होंगे? सही बात। हमारे पास कोई कारण तो था नहीं उनको रिजेक्ट करने का। तो हम एज ए ह्यूमन बीइंग बिलीव करते हैं कि सामने वाला जो बोल रहा सच बोल रहा। ठीक है, तो ये बात हुई। तो हम प्रोडक्ट साइड पे तो मैं संतुष्ट था, पर मैं बिजनेस वाले एंगल पे मैं संतुष्ट नहीं था, ओनर के एंगल पे मैं संतुष्ट नहीं था। राइट, पर रावत जी बहुत ज्यादा संतुष्ट थे, कुछ हद तक तिवारी जी भी संतुष्ट थे उनके प्लान को लेकर। 2 लेग वाला प्लान था ना, मैंने कभी ज्यादा ध्यान दिया कि भाई ये कॉम्प्लिकेटेड 2 लेग्स क्या होती है, मैचिंग क्या होती है, मुझे इतना नहीं। मैंने कहा जी आप संतुष्ट हो तो मैं संतुष्ट हूँ। उन्होंने कहा हम संतुष्ट हैं, और मैंने कहा बंदे से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, बाकी अगर प्लान से आप संतुष्ट हैं तो। अब ये वाली मीटिंग हुई, हम आए तो रावत जी वगैरह तो मेंटली मेकअप कर चुके थे कि ओके में हमें जाना है, शिफ्ट होना है। उसके बाद हमें वेस्टीज से वो मैं बोलता था भाई एक बार उनको भी चेक कर लेना चाहिए, एक बार उनको भी चेक कर लेना चाहिए। रावत जी बोलते थे भाई जब वहां जाना नहीं है तो चेक क्यों करना है? अच्छा, मैं देखने में क्या हर्ज है, देखने में क्या हर्ज है, उनकी बात सुनने में क्या हर्ज है, उनसे मिलने में क्या है? हमने अपना फ्यूचर डिसाइड करना है। 25 साल हमने एक जगह पे डाले, अब बाकी की 25 जिंदगी में तो एक्सपेरिमेंट करने का मेरे पास तो टाइम है नहीं। तो मैं तो ढोक बजा कर जाना चाहूंगा जहां भी जाऊंगा। तो पर उन्होंने कहा ठीक है अगर आप बोलते तो मिल लेते हैं, पर करना हमने यहीं पर है। मैं कहा चलो मिल तो लें। तो हमारी दिल्ली के क्राउन प्लाजा में गौतम बाली जी से और एसपी भाली जी से हमारी विस्टीज मीटिंग सेटिंग हुई। हमने बोला था ना आपको पहले भी कि आप सब जगह घुमाए, सारी सेटिंग आपने बिठाई। जब कहीं सेटिंग नहीं बैठी, जहाँ लेन देन की बात हुई, वहाँ जाके आप सेट हो गए। ये बात हमने आपको पहले बताई थी, आप मान नहीं रहे थे, और आज आप खुद मेरे साथ ये बता रहे हैं ना कि भाई हम मिल के आए, क्राउन प्लाजा में मीटिंग हुई जिसमें एसपी भारल भी थे, जिसमें बाली जी भी थे, और क्या क्या हुआ ये सब आपको बताना है। बताइए। अच्छा ठीक। वो भारल साहब ने ही सेट करवाई। भारल साहब तो एमए से आप जानते हैं, नाम सुना, लाइव नहीं सुना, उनकी सीडी सुनी थी मैंने। सीडी सुनी है। तो वो एग्जीक्यूटिव डायमंड थे, इतना बता सकता हूँ। वो जब एमए में थे तो स्टार स्टेटस था उनका।
यानी बहुत बड़े क्राउड पुलर थे। उनका स्टेटस शाहरुख खान जैसे स्टार या सलमान खान। एक मिनट, गोरो वाली कंपनी में ही था ना वो, जो शाहरुख खान वाला जो स्टेटस था, उसी गोरो वाली कंपनी में, जिस गोरो वाली कंपनी में आपके 25 साल बर्बाद हो गए, उसी गोरो वाली कंपनी में, जिस गोरो वाली कंपनी में आपको 35 देशों में घुमाया, उसी गोरो वाली कंपनी में, जिस गोरो वाली कंपनी ने आपको करोड़ों रुपए दिए, उसी गोरो वाली कंपनी में, जिस गोरो वाली कंपनी ने आपकी जिंदगी को बदल दिया, उसी में बात कर रहे हैं ना आप, उसी में थे ना उनका स्टेटस शाहरुख खान वाला। हाँ वही वाली होगी। चलिए बताइए, आगे बताइए। उससे कम नहीं था। स्टेज पे जाते थे, सीटियां बजती थी, लोग नाचते थे नीचे, पागल हो गए, दीवाने जिसको बोलते ना, दीवाने होते थे लोगों के। अच्छा। बहुत बड़ा झटका लगा था जब वो 3 डायमंड छोड़ के गए थे, सजीव नायर, एसपी भारेल और रवि जैन, 2012 में। तो पूरा सबको और हमें भी झटका लगा था कि ये बंदा ईडीसी लेवल पर ये छोड़ के कैसे गया। उस समय तो मैं भी नहीं जानता था कि आगे एमपी में क्या रखा है। 2015 से मेरे को गड़बड़ियां दिखनी शुरू हुई। 2015 से उनको शायद 2012 में ही उसका आभास हो गया था, जो मुझे 2015 से मैं तिवारी जी को बोल रहा था, भाई एमवे वो नहीं रही, एटीट्यूड बदल गया है। अब ये सेल वाली कंपनी होती जा रही है। जो नेटवर्कर प्रोफेशनल नेटवर्कर होता है, जहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, वो फ्रीडम अब आगे आने वाले समय में खत्म हो जाएगी। माल बेचने का काम रह जाएगा, सबको सेल्समैन बनाएंगे। ये हमारे थ्रू भी माल बेचेंगे और दुकानों के थ्रू भी माल बेचेंगे। और ये जब 2012 में गए थे तो भारेल साहब और सलीम नायर ने हमारे मीटिंग में बोला था, एमपी आने वाले समय में माल जो है रिटेल काउंटर से बेचेगी। तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। मैं क्या, कैसे पॉसिबल है भाई रिटेल काउंटर से? सही बात। तो उन्होंने कहा आप देख लेना, अब समय इंतजार करो, ये हम आपको अंदर की बात बता रहे हैं, इन्होंने बेचना ही बेचना है और ये सेल्समैन भी बनाएंगे आप, राइट। तो हमने तब तो ध्यान दिया नहीं उनकी बातों पर। हमारा अच्छा खासा चल रहा था, सब मोमेंटम था, सब कुछ ठीक था। और 2015 के बाद इसको लेखानी शुरू हुई। और 2018 के बाद तो हवा में जो हवाई जहाज था बहुत ज्यादा टर्बुलेंस में आ गया। जैसे बादलों में हवाई जहाज आता है और बहुत ज्यादा हिलना शुरू कर देता है, राइट। तो और लोग वो बोलते हैं सीटें बांध दो, अपनी पेटियां बांध दो, मजबूती से बैठ जाओ, हिलना मत, जाना मत, बाथरूम भी मत यूज करो। वो वाली हालत हो गई थी 2018 तक जाते जाते। उसके बाद मैं उनके बीडीएम से, सीनियर बीडीएम से मेरे झगड़े चलते रहे। मैं एक ही सवाल पूछता था, व्हाई एमवे इज गोइंग डाउन? क्योंकि तुम जैसे लोगों ने काम करना बंद कर दिया था। हम दे रहे हैं जवाब उसका, तुम किससे सवाल पूछोगे? अरे सेल नहीं करोगे तो तुम्हें कमीशन कौन देगा? फ्री का माल आ रहा है क्या गोरों के पास? अब कहां से तुम्हें पैसे आए? अब क्यों तुमको लात मार के बाहर निकाल दिया ओके वालों ने? बताओ। अरे बताओगे? अच्छा आगे बताओगे, बताओ चलो आगे पूरी बात सुन लेते हैं आप। जिसका जवाब उनके पास नहीं होता था। जवाब ये होता था कि वो एक जीएस बख्शी है देहरादून में, इसको एलएसी में नहीं लेना, क्योंकि ये सवाल बहुत पूछता है। उनके पास मेरे प्रश्न का तो जवाब नहीं होता था कि हम जवाब देते हैं भाई ये नीचे क्यों जा रही है, और आप ये यू टर्न बार बार क्यों? कभी आप स्ट्रेटजी बनाते हो, कभी 3BC रूल बनाते हो, कभी हटाते हो, कभी आप फर्स्ट परचेज ऑफर ये करते हो, कभी उसको हटाते हो, कभी आप बोलते हो आप फसाई का। दोस्तों ध्यान रखिए मेरी बात का, पहले वीडियो में मैंने ये कहा था, दूसरे में मैं यही कह रहा हूँ कि ये सीरीज है, लंबी सीरीज चलेगी। इसकी कितनी वीडियो आएंगी आपको कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये ऑपरेशन खुलासा हमारा अभी भी चल रहा है, लगातार ऑपरेशन हो रहा है। अभी भी इन लोगों के वीडियोज रिकॉर्ड हो रहे हैं, बात हो रही है इनके साथ में। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अभी देखिए बड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहले वाले वीडियो में इन्होंने कहानी बताई ओके में कैसे गए, दूसरे वाले अभी इस वीडियो में कहानी बता रहे हैं एमवे में क्या कमियां थी, क्यों इन्होंने एमवे छोड़ा। तीसरे में ये बताएंगे कि इन्होंने ओके क्यों छोड़ा। चौथे में ये बताएंगे कि किस तरह से इनके पैसे डूब गए, क्या इनको मिलना था, कैसे डील होनी थी। और कुछ वीडियो में बड़े बड़े लीडर, कंपनी के मालिक बैठ कर डील कर रहे हैं लीडरों के साथ, पैसे का लेन देन हो रहा है, कैसे खरीद फरोख्त हो रही है, कैसे सौदेबाजी हो रही है। ये सब कुछ आप अपनी आंखों से देखेंगे, जिसे आप केवल सुनते रहते थे। हम आपको वो सब दिखाएंगे, आप देखते रहिए। रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। कभी मैंने कहा ये आपकी कंपनी के लिए क्यों है, बाकी कंपनियों के लिए क्यों है? तो उनके पास जवाब ही नहीं होता था। मैं कहा बाकी कंपनियां सब कुछ कर रही है बगैर रजिस्ट्रेशन के, कोई कुछ है ही नहीं किसी के लिए। सारे रूल क्या एमवे के लिए है, और ये सारे रूल बने एमवे के लिए।
तो उनके पास जवाब नहीं होता था। उनका जवाब एक ही होता था कि मेरे को LSE से दूर रखते थे। हम 8 बार के उत्तराखंड के इकलौते डायमंड जो 8 बार रीक्वालिफाई किए हुए, और मुझे भी पता, आपको ये पता है कि नहीं पता, 7 डायमंड इन्विटेशनल ट्रिप, एक ALS होता है, एमबीए लीडरशिप सेमिनार, उसके ऊपर एक ट्रिप होती है जिसको डायमंड इन्विटेशनल ट्रिप बोलते हैं, DIT बोलते हैं, डायमंड इन्विटेशनल ट्रिप। तो 7 ट्रिप के बाद 8वीं ट्रिप के ऑनवर्ड आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप वो ट्रिप पे जाना चाहोगे या कैश का ऑप्शन लेना चाहोगे। तो हम इकलौते नॉर्थ इंडिया के गिने चुने, पूरे नॉर्थ, अब मैं उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा, पूरे नॉर्थ इंडिया में टॉप के ब्रैग साहब हो गए, अमृतसर के एक और डायमंड है वो हो गए, मांगड़ साहब हो गए, नारंग साहब हो गए, कुछ 8-10 डायमंड में एक डायमंड थे जिनको 8वीं ट्रिप क्वालिफाई की थी, जिनको कैश का ऑप्शन मिला था, उनमें से एक हम थे। तो हमारा 8वां ट्रिप था साउथ अफ्रीका का। हमने कहा कि हमें नहीं जाना साउथ अफ्रीका, हमें पैसे दे दो, तो हमें 5.5 लाख रुपए, 5,55,000। सुना, ठहरो यार, बताओ जरा, एक ट्रिप पे आप नहीं गए तो 5.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में डाल दिए एमवे ने, यानी कि एक ट्रिप पे एक बार में 5.5 लाख रुपए का खर्चा करती है एमवे, ये आप बता रहे हैं, और आप कह रहे हैं एमवे ने कुछ दिया ही नहीं। गोरे वालों की कंपनी देश को लूट के ले गई, और तुम्हारे जैसे आदमियों को 5.5 लाख रुपए का ट्रिप देती है, और आप ट्रिप पे नहीं जाते हो तो घर बैठे आपके खाते में 5.5 लाख रुपए भेज देती है। यार एक आदमी की जिंदगी चल जाती 5.5 लाख रुपए में, तुमको घूमने के मिल जाते हैं गोरों की कंपनी में, और उसको आपने छोड़ दिया, और फिर आप गए थे ओके में क्या मिला था, किसका ट्रिप मिला था, कितने लोगों का वीजा बनता था, कितने रूम होते थे, सारी कहानी बतानी पड़ेगी आपको बताना पड़ेगा कि ओके में एक रूम में 3 लोगों को ठहराते थे, और आप अपनी बीवी को लेके नहीं जाते थे, और बीवी जाए तो 3 के साथ कैसे ठहरे, वो सारी कहानी बतानी है आपको। इन लोगों को बहुत सुन रहे हैं, आपका इंतजार करके बैठे, बताइए जल्दी हमारे अकाउंट में डाले। तो हम इतने सीनियर डायमंड हुए, 8 बार के डायमंड री क्वालिफाइड डायमंड थे, और हमें LSE में नहीं लेते थे, लीडरशिप एडवाइजरी कमेटी, आपने नाम सुना है LSE? यस सर, सुना होगा ना? हाँ बिल्कुल। हर नए डायमंड को, हर नॉन क्वालिफाइड डायमंड को रख ले, पर हमें ना रखें, राइट। हमें अंदर से सीनियर मैनेजर ने बताया, क्योंकि आप प्रश्न बहुत पूछते हो, आप डिप्लोमेटिक नहीं हो। मैंने कहा बॉस, मैं रहूंगा भी नहीं डिप्लोमेटिक, मेरी कंपनी है, एमवे मेरी है, मैंने 98 से इस पे अपना खून पसीना डाला है, मैं ओनर हूँ या डग डिवॉर्स ओनर है। भाई पहले तो रिच और जेवन हैंडल वो मेरे पार्टनर थे, उसके बाद डिग डिवॉर्स हुए, अब डग डिवॉर्स मेरे पार्टनर है। भाई या तो डग रहेंगे बिजनेस में या मैं रहूंगा। आप आज हैं, कल नहीं है। आज आप एमवे में हैं, कल आपको एक बड़ा पैकेज मिलेगा, आप वहां चले जाएंगे। सही बात आपने तो रहना नहीं है, सही बात, रहना तो मैंने है यहाँ पर। तो मेरी कंपनी अगर नीचे जा रही है तो प्रश्न तो मैं पूछूंगा ना, मैं ओनर हूँ तो मैं प्रश्न, आप मुझे जवाब दो। ये इतने क्यों, मतलब मालिक पूछेगा प्रश्न किससे, जो एम्प्लॉय है, कि भाई जवाब दे मेरी कंपनी से क्यों। सही बोला आपने। चलिए, ज्यादा यू टर्न्स क्यों लेते हो, ये उल्टी स्ट्रेटजियां क्यों बनाते हो, ये ऐसे पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाले काम क्यों करते हो कि हमारा बिजनेस गिरता जाए, लोगों में केओस हो जाए, कंफ्यूजन हो जाए, लोग एक चीज दिमाग में फीड ना हो, उसको रूल को बदल देते हो, फिर दूसरी फीड ना हो, रूल को बदल देते हो। लोगों को ये नहीं समझ आता अपने प्रोस्पेक्ट से बात क्या करें कि तुझे 3 PC रखने हैं कि नहीं रखने, तुझे फसाई का फॉर्म भरना है कि नहीं भरना, तुझे फर्स्ट परचेजिंग में मिलेगा क्या, मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ। तो मैंने कहा इतने तुमने वो कर दिया कि सेल लगातार नीचे जा रही है, तुमने प्रोडक्ट्स में मिलावट करनी शुरू कर दी, तुमने फॉरेन ट्रिप जो हमें देते थे उसमें मिलावट करी, जो तुम जाते साल हमें गिफ्ट देते थे, हमारे को अलविदा करते वक्त जो गिफ्ट देते थे, जो हमारे को वहां पे मारते थे, जिस तरह का लविश भोजन हमारे लिए रखते थे, सब आपने काटना शुरू कर दिया। वाई, ऐसा क्यों? भाई हम तो सेल बढ़ाई, हमारी सेल तो कम नहीं हो रही, तभी तो ट्रिप मिल रही है, हमारी सेल तो वहीं की वहीं है। उल्टा आप बोलते हो सेल और बढ़ाओ, अगली ट्रिप लेनी है तो सेल और बढ़ाओ, और हम कोई ट्रिप मिस नहीं करते और सेल बढ़ा के भी लेते हैं। पर आपका वो, आपकी कटौती क्यों हो रही है, आपकी क्वालिटी ऑफ ट्रिप्स
आपका रवैया डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा, मतलब टर्नओवर आपका उतना ही था, पैसे उतने ही आते रहे आपको लगातार, लेकिन कंपनी ने क्वालिटी कम कर दी थी। कौन सी लेबोरेटरी में टेस्ट कराए थे आपने प्रोडक्ट जहाँ क्वालिटी ग्रेड डाउन होने का कहीं सर्टिफिकेट है आपके पास? क्या बढ़िया धुलाई करी है। अभी तो देखिए एक कंपनी की धुलाई कर रहे हैं, अभी दूसरी कंपनी की धुलाई करेंगे, और फिर कह रहा हूं कुछ दिन के बाद मैं फिर एक वीडियो बना रहा हूंगा और फिर आपकी आवाज सुना रहा हूंगा, और फिर आप तीसरी कंपनी की धुलाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपको धुलाई करने के पैसे मिलते हैं। और ये पैसे कितने मिलते हैं ये आप ही बताओगे अपनी जबान में, बताओ जरा आगे आगे। नीचे क्यों जा रही है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स नीचे क्यों जा रही है? आपका रवैया डिस्ट्रीब्यूटर के तरफ और खासकर डायमंड एमराल्ड की तरफ क्यों बदलता जा रहा है? आप हमें पार्टनर समझने की बजाय आप हमें एम्प्लॉय या हमारे को सेल्समैन की तरह क्यों ट्रीट करते हो? आपने वहां पे वर्ड सेल्स क्यों लिखना शुरू कर दिया? आपने हर जगह पे वर्ड चेंज कर दिया, जो पहले पार्टनर लिखते थे अब आपने हर जगह पे उसको सेल से रिप्लेस कर दिया। तो मेरे सवाल का तो जवाब देते नहीं थे। मेरे को बस इतना पता है कि मुझे बाहर रखते थे, जितने इंपॉर्टेंट मीटिंग होती थी मुझे एडवाइजरी कमेटी वगैरह से बाहर रखते थे। तो अल्टीमेटली हमारी मजबूरी हो गई 2022 में छोड़ना, और हमें ये पता है क्या उन्होंने 15-20 गोदी मीडिया रखे हुए हैं। गोदी समझते हो? गोदी मीडिया समझते हो? गोदी मीडिया, हाँ सही बात है। गोदी मीडिया जो तो जैसे गोदी मीडिया होती है ना, सरकार की बात रखती है और लोगों की सुनती नहीं। प्रश्न किससे पूछने चाहिए? जो सरकार में जो पावर में उससे प्रश्न पूछने चाहिए ना। पर गोदी मीडिया किससे प्रश्न पूछती है? गोदी मीडिया प्रश्न पूछती है ऑपोजिशन से, जो सरकार में है ही नहीं, उससे प्रश्न, उससे भाई जिसके पास पावर ही नहीं है उससे प्रश्न पूछ के करोगे क्या भाई? सही बात है भाई जो पावर में एम्प्लॉयमेंट के क्वेश्चन किससे पूछोगे? जिसको पावर में है, राइट? महंगाई का क्वेश्चन किससे पूछोगे? जो पावर में है। बच्चों का भविष्य के बारे में प्रश्न किससे पूछोगे? जो पावर में है। और तुम प्रश्न पूछते हो तो उनका नाम तो पड़ गया गोदी मीडिया। उसी तरह से 15-20 डायमंड हो गए जो गोदी डायमंड हो गए। जो आखिरी 2 ट्रिप थी अबू धाबी की ट्रिप थी और अंटालिया की, उसके बाद तो उन्होंने इंडियन ट्रिप कर दी, सारी ट्रिपें हिंदुस्तान की कर दी। हम उसके बाद तो छोड़ दिया था। अबू धाबी की ट्रिप हमारी लास्ट ट्रिप थी, उससे 3 महीने पहले अंटालिया की ट्रिप हुई थी। तो अबू धाबी की ट्रिप में हमें एक अंदरूनी बात पता चली। वो क्या पता चली कि डग डिवॉर्स ने टोटल चार्ज छोड़ दिया है। एमवे से उसका मोह भंग हो चुका है। एमवे से उसके इंटरेस्ट अब रियल एस्टेट एनबीए की टीम है। उनकी एक एनबीए की टीम भी है। अब जानते हो एमबीए की एक एनबीए की टीम भी है। उनका जो वहाँ की सिटी है ग्रैंड रैपिड्स, सिटी का नाम ग्रैंड रैपिड्स। पूरा ग्रैंड रैपिड्स जो है, आधा ग्रैंड रैपिड्स को सारी प्रॉपर्टी एमबीए की है। सब इसी यही में होता है। सारे हॉस्पिटल, सारे ऑडिटोरियम, सारे स्टेडियम्स जो देखो सबके आगे रिच डिवॉर्स की फोटो लगी, या उनका नाम लिखा हुआ है या उनके बच्चों का नाम लिखा हुआ है। तो पूरा शहर ही उनके नाम का है। तो उसका इंटरेस्ट जो है एनबीए की टीम पे चला गया, रियल एस्टेट पे चला गया, ई बिजनेस पे चला गया, कुछ और नए बिजनेसेस डेवलप किए। और नेटवर्क मार्केटिंग जो रिच डिवॉर्स ने अपने खून पसीने से सींचा था, जिसमें 4 फंडामेंटल्स किए थे, फ्रीडम, फैमिली, होप एंड रिवॉर्ड, राइट? वो डग डिवॉर्स को कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो इकलौता बच्चा था जो फील्ड पे काम किया। जो बड़ा बच्चा था डिग डिवॉर्स, उसने तो अपने पेरेंट्स के साथ फील्ड पे काम किया था। वहां तक तो कंपनी ठीक चलती रही। 2012, 13, 14, 15 तक तो ठीक चली। पर 15-16 के बाद स्कूलें खानी शुरू हो गई तेज। अच्छा। क्योंकि डग डिवॉर्स का इंटरेस्ट खत्म होता चला गया नेटवर्क मार्केटिंग। और उसने क्या करना शुरू किया, अलग अलग देशों में वहीं के जो जनरल मैनेजर थे, सीईओ थे, उनको बोला जी ये रही कंपनी की चाबी तुम्हारे पास, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम मुझे एक रॉयल्टी, पर्टिकुलर रॉयल्टी मुझे भेजते रहो, इतने परसेंटेज मुझे रॉयल्टी, जितना भी वो होगा उसकी रॉयल्टी मुझे चाहिए। और बाकी तुम जानो तुम्हारा काम, कैसे तुमने इसको हैंडल करना है। तो इंडिया में बुद्धि राजा को हैंडओवर, ये हमें शक तो कई 2-3 साल पहले से हो गया था, भाई ओनर इंटरेस्ट नहीं ले रहा। और वहां पे मोहर लगी हमें अबू धाबी में जाके, जहां हमें पता चला बुद्धि राजा इज द होलसेल इंचार्ज ऑफ एमवे इंडिया एंटरप्राइज। तो एक कॉन्ट्रैक्टर, एक ठेकेदार जो है वो कंपनी चला रहा है और ठेकेदार हमें डील कर रहा है। इसलिए तो हमारे, और उसने कुछ बंदे गोदी में बिठा लिए हैं, कुछ डायमंड हैं जो क्वालिफाई ना भी करें, अमेज़न पे माल बेचें, फ्लिपकार्ट पे माल, जहां मर्जी माल बेचें, वो उन पुलिसमैन की तरह है जो कुछ लोगों के लिए आंखें मूंद लेता है पुलिसमैन,
और कुछ लोगों को रेड लाइट के जुर्म में भी पकड़ लेता है। आप समझ गए ना बहस पुलिसमैन कैसे होते हैं। एक हिट एंड रन वाला केस है, हिट एंड रन वाले केस को छोड़ दिया और अच्छा। और जिसने रेड लाइट क्रॉस की उसको पकड़ लिया। तो एक बंदा एक बंदे को मार के चला गया, उनसे लथपथ पड़ा हुआ है, जिंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी, वहां तो उस बंदे ने छोड़ दिया, उस गाड़ी को जाने नंबर भी नोट नहीं किया। और एक बंदा जो रेड लाइट क्रॉस की उसको 2000 रुपए की पेनल्टी लगा दी, छोड़ा ही नहीं उसको कि तेरी गाड़ी सीज कर लूंगा। तो एमवे जो है इस तरह की हो गई थी पीछे कुछ टाइम। तो कुछ लोगों के लिए आंखें मूंद, उनके लिए रूल्स कुछ और थे, कुछ बाकियों के लिए रूल्स कुछ और थे। और मेरा गला खराब हो गया लड़ लड़ के उनसे, भैया सुधर जाओ कंपनी डूब जाएगी, सुधर जाओ कंपनी डूब जाएगी। सुनते ही नहीं थे। 2100 करोड़ से जो डक डिवॉर्स, डिक डिवॉर्स, जो बड़ा बेटा था डिक डिवॉर्स, उस तक 2100 करोड़ पे वो छोड़ के गया, अपने भाई को सौंप के गया डक डिवॉर्स। और जब इसके हाथ में आई, डक के हाथ में आई तो 2012 था। 2012 के बाद जो नीचे जानी शुरू हुई, या 13-14 था, 2013-14 एग्जैक्टली नहीं बता सकता, यही टाइम था। वो घटते घटते 1700 करोड़ पे आई, 1500 करोड़ पे आई, 1200 करोड़ पे आई। इस समय लेस देन 1000 करोड़ है। कई जने बोलते जी 800 करोड़ के आसपास। एमवे का जो टर्नओवर है वो 800 करोड़ पे आ गया और नीचे लगातार स्लाइड जारी है। और इनके फ्यूचर प्लान है कि ये चाहते हैं कि बड़े बड़े लीडर छोड़ दें, नए नए लड़के रहे, उनको अपने हिसाब से हैंडल करें और आगे चल के रिटेल शॉप से इन्होंने बेचना है या ऑनलाइन सेलिंग करनी है इन्होंने। इनके प्लान ही डिफरेंट। तो ये मुझे अधूरी बात पता चली, जो भाजपा साहब पहले 2012 में बोल रहे थे तब बात समझ नहीं आई थी हमें। ये हमें समझ आई 2015 के बाद, मुझे समझ आनी शुरू हुई 2018 के बाद। तो ये अभी नजर आई 2015 के बाद मुझे समझ आई। ये तो रही उसकी कहानी। आ जाता हूँ मैं यहाँ पर। अब जब भारिल साहब ने वेस्टीज में हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स कराया, राइट, बाली साहब से, गौतम बाली है उनके सीईओ, उनके साथ भी आफ्टर लंच का टाइम सेट हुआ। रुको देखो समय बहुत हो गया, अभी अगले वीडियो में लेके चलेंगे आपको तीसरे में और फिर बताएंगे। अभी तक तो एमवे चल रहा था ना, एमवे क्यों छोड़ा, वही कहानी जो आप पहले से सुन रहे थे एक बार फिर सुन ली। अब बताएंगे कि वेस्टीज में बहारिल साहब ने क्या सेटिंग करवाई, आपको बताएंगे क्या लेन देन हुआ, आपको बताएंगे कि ओके में इनके चेक कैसे कैसे दिए गए, कब कितना पैसा ट्रांसफ़र किया गया, कौन सा पैसा नहीं किया गया, सब बताएंगे। लेकिन आपको 2 काम करने पड़ेंगे। वीडियो नंबर 3 की तरफ तो जाना ही जाना है, लेकिन साथ साथ 2 काम करके जाना है। इस वीडियो को शेयर कर दो और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि और लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सके और हमें ताकत मिले, हम और नई वीडियो आपके सामने ला सकें। तो चलिए अभी लेता हूं विदा, फिर मिलूंगा तीसरे एपिसोड में। नमस्कार।